Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Rajki Engineering College, Manpuri. This is the fourth lecture of unit second, in which we will understand about the arches or we can say also the fixed arches. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस देखा था, टू हिंज आर्च के एनालिसिस के बारे में बात की थी. इस लेक्चर में हम फिक्स आर्च के एनालिसिस की बात करेंगे. तो पहले हम समझते हैं फिक्स आर्च होता है क्या है. बेसिकली फिक्स आर्च की बात करें तो जिसमें सपोर्ट हमारे पास फिक्स हो. अब फिक्स सपोर्ट होने के कारण इंडिटरमिनेसी बढ़ जाती है. इंडिटरमिनेसी हमारी कितनी हो जाती है फिक्स आर्च में. बेसिकली स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाती है 3 डिग्री की. ओके. सो इस बेसिकली फिक्स आर्च के एनालिसिस में हम रिलेशनशिप देखेंगे कुछ थ्रस्ट के, शेयर के और टेम्परेचर के. सो हम फिक्स आर्च को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. हमने जो प्रीवियस क्लास में देखे कौन कौन से मेथड देखे थे, कॉलम एनर्जी मेथड, स्ट्रेनर्जी मेथड और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन. ओके. सो हमने कॉलम एनर्जी मेथड को एनालिसिस के साथ हमने टू हिंज आर्च को एनालिसिस किया था. अब हम फिक्स आर्च को एनालिसिस करने के लिए मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग या अलग अलग केस के कंडीशन, जैसे थर्स्ट के लिए, शेयर के लिए और टेम्परेचर के लिए अलग अलग बेसिक रिलेशनशिप के बारे में हम देखेंगे. ठीक है. हम मानते हैं देयर लेट्स से देयर इज फिक्स आर्च ए बी. दिस इज अ आर्च ए बी. ओके. जिसमें कुछ लोड अप्लाइड हो रहा है जिसके कारण कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा होगा. ठीक है. डिफॉर्मेशन ड्यू टू द थ्रस्ट हम देखने जा रहे हैं. तो पहले ए बी को हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं. दिस इज सपोर्ट ए, दिस सपोर्ट इज बी. ओके. देयर आर द टोटल स्पान ऑफ दिस आर्च इज एल. अगर सेंटर से बात करें दिस इज L by 2 and this is also L by 2. Vertical distance is a small h. ठीक है. There is a multiple loading which is applied on this fixed arch. Okay. अब हम किसी भी फिक्स आर्च को बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में टू हिंज आर्च को 3 इंच आर्च या 2 इंच आर्च को बेसिकली हमने इनडिटरमिनेट आर्च को डिटरमिनेट आर्च में कन्वर्ट किया था बाय रिप्लेसिंग वन हिंज इनटू द वन रोलर. ठीक है. तो इसको हम अगर डिटरमिनेट आर्च में कन्वर्ट करना है तो हमको बेसिकली एक सपोर्ट को हटा दो. अगर हम किसी एक सपोर्ट को हटा देते हैं तो आर्च हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा. आर्च विल लुक लाइक दिस. ठीक. मीन्स हम थोड़ा सा ऐसा दिखा रहे हैं. तो एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो हम बेसिकली इसको सपोर्ट को हटा के हम एनालिसिस करते हैं. तो दिस सपोर्ट इज ए. ठीक. लोडिंग यहाँ अप्लाइड हो रही है कुछ तरीके की. अब इस लोडिंग अप्लाइड होने के कारण क्या होगा कि इस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन आना अकर करेंगे. मीन्स कुछ हो सकता है वर्टिकल डिफॉर्मेशन अकर करे. मीन्स ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. यहाँ पर कुछ डेल्टा बाई आए, कुछ डेल्टा एक्स भी आ सकता है. तो दीज आर डिफॉर्मेशन. तो इन डिफॉर्मेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. कुछ स्लोप भी आ सकता है, कुछ बेसिकली कुछ स्लोप भी आ सकता है, डेल्टा थीटा या डेल्टा फाइव भी आ सकता है. तो इन डिफॉर्मेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको ड्यू टू द अप्लाइड लोड. ठीक है. तो अगर हमारे पास इसको बेसिकली इस डिफॉर्मेशन को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हम मूवमेंट एरिया मेथड से. तो मूवमेंट एरिया मेथड के हिसाब से अगर कोई वर्टिकल डिफॉर्मेशन किसी पॉइंट पर आ रहा हो तो कैसे निकाले, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है. या हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन आ रहा है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन आगे इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और वर्टिकल डिफॉर्मेशन नीचे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है. तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन, ठीक है, मूवमेंट एरिया मेथड से, फ्रॉम मूवमेंट एरिया मेथड से अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल दिस इज पॉइंट बी.
displace sorry horizontal displacement of B with respect to A will be डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, मूवमेंट एरिया मेथड से क्या होता है, डेल्टा x हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ A टू B m by ds upon EI. This expression will be equal to the area of mi m upon I EI diagram. This is called moment area method. Okay, ठीक. This is for the horizontal displacement. ठीक. अगर हम vertical displacement निकालना चाहें तो horizontal displacement हम अगर एक्सप्रेशन में देखें, इस डायग्राम में देखें तो horizontally ये आगे की तरफ मूव जा रहा है, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ली वो पॉजिटिव ली. लेकिन अगर ये हमारे पास लोड कांड ये वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हमें वर्टिकल डिफॉर्मेशन की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी. सो अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वाई विल बी माइनस ऑफ ए टू बी एम एक्स डी एस अपॉन ई आई. वहाँ पर हमने एम वाई लिया था कि मूवमेंट उस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा था, यहाँ पर एस के बदले में मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड होगा. विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ एम अपॉन में डायग्राम. ठीक है, उसी तरीके से कुछ स्लोप में चेंज आएगा, रोटेशन होगा, कुछ रोटेशन को भी निकाल लेते हैं. ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल, ड्यू टू द अप्लाइड लोड, रोटेशन of B with respect to tangent at A क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ A टू B एम डी एस अपॉन ई आई, यहाँ केवल एम आएगा. विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एम आई डायग्राम, एरिया ऑफ अपॉन ई आई डायग्राम. ओके, सो हम सिंपल कंसिस्टेंट मूवमेंट, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की मदद से हम अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. तो पहला एक्सप्रेशन में निकाला किसके लिए, ड्यू टू द अप्लाइड लोड, बेसिकली डिफॉर्मेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड. तो हमने तीन तरह की डिफॉर्मेशन देखी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा थीटा ड्यू टू दिस. ठीक है, हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने एक सपोर्ट को हटा दिया था. सपोर्ट को हटाने के बाद जो लोड अप्लाइड हो रहा है, लोड अप्लाई होने के कारण हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन भी आएगा, वर्टिकल डिफॉर्मेशन भी आएगा और कुछ रोटेशन भी आएगा. तो इन तीनों को हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की मदद से निकाल लिया. नाउ हम दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर जो डिफॉर्मेशन जो आ रही हैं वो थ्रस्ट के कारण आ रही हैं. अब थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट जब लोड हमारे पास सिग्निफिकेंटली बढ़ता जाता है तो कभी कभी थ्रस्ट के अप्लाई होने के कारण थ्रस्ट भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ट्रस्ट में, किसी भी आर्च में. तो थ्रस्ट के कारण कुछ डिफॉर्मेशन भी आ सकते हैं. तो उन थ्रस्ट के कारण क्या क्या डिफॉर्मेशन आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो थ्रस्ट के लिए हम मानते हैं कि हम एक सेक्शन लेते हैं जिसमें थ्रस्ट आने के कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन अकर करता है. तो लेट्स से देयर इज सेक्शन ऑफ okay, section of curvature या length ds, sorry, ठीक, this is O
this is ds, this is applied load P, this is also an applied load P, okay, this is O dash, okay, अगर हम ऑर्डिनेट बनाना चाहें दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज O, ओके ओके। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस इज ओके। चलो अब आगे बात करते हैं। तो थर्स्ट की हमने बात की थी, थर्स्ट अगर अप्लाइड लोड के कारण कभी सिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है तो उसके कारण हमारे पास डिफॉर्मेशन अकर करेंगे। डिफॉर्मेशन हमारे एक्स वाई डायरेक्शन और इट मे बी ए रोटेशन एंड डायरेक्शन। तो इस डायग्राम से हम एक्स और वाई डायरेक्शन डिफॉर्मेशन और रोटेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो शॉर्टनिंग किसी अगर डी एस एलिमेंट है तो डी एस एलिमेंट कंप्रेसिव फोर्स के कारण कुछ शॉर्टनिंग करेगी। तो व्हाट विल बी द शॉर्टनिंग? तो शॉर्टनिंग हमारे पास इनिशियल हमारे पास जो स्ट्रक्चर था बेसिकली वो था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अप्लाइड लोड के कारण वो हमारे पास कुछ शॉर्टिंग होगी। मीन्स ये इतना हो गया ओ, मान लेते हैं दिस इज ए ओ इनिशियल था लेकिन उसके बाद ए ओ डैश होगी, तो शॉर्टनिंग जो हुई हमारी कंप्रेसिव लोड के कारण वो ओ डैश हुई। तो अगर हम लिखना चाहें शॉर्टनिंग an element ds क्या है हमारे पास हो जाएगी, क्या है शॉर्टनिंग ओ ओ डैश। तो ओ डैश विल बी इक्वल टू द पी फोर्स इंटू स्मॉल डी एस डिवाइडेड बाई ई आई। हमने स्ट्रेस सेक्शन में पढ़ा था डेल्टा अपॉन एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए आई, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। पी एल अपॉन सॉरी ए ई, क्योंकि हम एक अलॉन्ग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ए ई ए पी डी एस अपॉन ए ई, दिस इज शॉर्टनिंग, ठीक है। तो इस शॉर्टनिंग का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर देते हैं तो वो थीटा के टर्म में कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कर देते हैं तो थीटा टर्म में कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसको भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो इस ओ डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ओ डैश O dash equal to O dash L, O dash L, this is O dash, this is L। तो O dash L हमारा क्या हो जाएगा, O dash हो जाएगा O dash cos थीटा। तो हमारे पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पी डी एस अपॉन ए ई cos थीटा, ओके। दिस इज अ deformation in x direction due to the thrust applied due to the load, okay। now हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट की। तो वर्टिकल कंपोनेंट और ओ डैश क्या हो जाएगा, ओ डैश क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट और ओ डैश हो जाएगा बेसिकली ओ एल, ओ डैश एल ना, ओके, ओ एल। ओ एल कहाँ से बोला मैंने, ओ एल यहाँ डायग्राम से बोला मैंने, दिस ओ एल। तो ओ एल किस कौन सा कंपोनेंट आपको दिख रहा है, तो ओ एल हमारे पास कंपोनेंट है साइन थीटा, मीन्स ओ डैश का साइन कंपोनेंट, तो ओ डैश साइन थीटा। तो यहाँ से डेल्टा वाई की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो अल्टीमेटली यहाँ से डेल्टा वाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास पी इंटू डी एस अपॉन ए इंटू ई इंटू साइन थीटा। दिस इज a vertical component of a deformation due to the thrust, okay। ये thrust है बेसिकली, ओके, ठीक है। थ्रस्ट आगे हमारे पास नाउ आगे हम देखते हैं थ्रस्ट के बारे में भी आ चुका है। तो अब ओके थ्रस्ट आ चुका है, अब रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो रोटेशन भी आ रहा होगा,
तो कुछ रोटेशन डी फाई हमारे पास पॉइंट ओ पर रोटेशन आ रहा होगा, तो रोटेशन तो डी फाई कैसे निकलेगा, तो डी फाई बेसिकली कर्वेचर के हिसाब से निकलेगा। देखो रोटेशन का मतलब है, समझो आप, इनिशियल हमारे पास ये था स्ट्रक्चर, फिर ये हो गया, तो रोटेशन हमारे पास टोटल ये था पहले, फिर केवल ये बचा, तो रोटेशन में हमारे पास जो डिफॉर्मेशन हुआ, जो कमी आई वो ये आई, तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और रोटेशन कैसे निकालते हैं हम, उसके रेडियस और उसके आर्क के बेसिक्स पे। तो बेसिकली अगर रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन हमारे पास जो आएगा, या बोल सकते हैं डेल्टा फाई आएगा, वो आएगा हमारे पास ओ डैश, जो आर्क है डिवाइडेड बाय द रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने माना आर, तो आर। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम कर्वेचर के रोटेशन की बात करें, तो रोटेशन डी फाई ऑफ पॉइंट ओ बिकम्स ओ डैश डिवाइडेड बाई एयर। ओके, तो ओ डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर पाते हैं, तो रोटेशन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाई विल बी पी डी एस ए ई। बट एक दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है डी के टर्म में, डी मीन्स थिकनेस ऑफ अ आर्च, और आर की बात करें तो आर है रेडियस ऑफ अ आर्च। अगर आर की बात करें डी की टर्म में, तो आर बहुत ही बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डी। अगर आर बड़ा है, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है डी के कंपेयर में, तो इस डेल्टा फाई की वैल्यू बहुत ही निग्लेजेबल हो जाती है। तो अगर हम सही तरीके से बात करें, चूँकि सिंस आर इज मच ग्रेटर देन डी, सो अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ आर, तो डेल्टा फाई टेंस टू जीरो। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डेप्थ का हमारे पास आर्च होती है, थिकनेस का आर्च होती है, तो उसको भी हम कंसिडरेबल लेंगे, कुछ कंसीडर करेंगे, तो डेल्टा फाई हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो डेल्टा फाई का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ठीक। अब इसके बाद बेसिकली एक डिफॉर्मेशन भी आ जाती है। जैसे हमने थ्रू इंच आर्च में जब जनरल एक्सप्रेशन लिखा, और जनरल एक्सप्रेशन में हमने एक चीज़ देखी थी, ठीक है, जनरलाइज एक्सप्रेशन में हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ देख लेते हैं। जनरल एक्सप्रेशन में हमने दो टर्म देखे थे। एक टर्म जो ऊपर की तरफ था, जो किसी भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में टेम्परेचर के कारण पड़ रहा था, और एक था रिव, थिकनेस और रिव या एरिया रिव के कारण, उसके कारण पड़ रहा था। तो टेम्परेचर का इफेक्ट वहाँ पे लिया गया है। तो अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें, तो फिक्स्ड आर्च में भी टेम्परेचर का इफेक्ट लिया जाता है। मीन्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो किसी भी स्ट्रक्चर के में डिफॉर्मेशन अगर करेगा, वो हो सकता है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। रोटेशन अगर नहीं करेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन अगर करेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा टर्म मीन्स डिफॉर्मेशन ड्यू टू द टेम्परेचर को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो शेयर पढ़ने से पहले हम डिफॉर्मेशन ड्यू टू द, ये 4th नंबर है हमारे पास, हम यहाँ पर 3rd नंबर की बात कर रहे हैं। थर्ड, ठीक है, 2nd और 1st भी लिख देता हूँ मैं। दिस इज 2nd, and this is 1st। ओके, थर्ड की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर हम जानते हैं बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमारे पास जो कोई डिफॉर्मेशन है वो थर्मल कोफिशिएंट के हिसाब से उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में टेम्परेचर डेल्टा टी होता है, और किसी भी उसी मटेरियल का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो अल्फ़ा है, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एलोंगेशन, मीन्स हॉरिजॉन्टल एलोंगेशन जो होगी वो कुछ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो लेंथ हमारे पास कुछ बढ़ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल एलोंगेशन की बात करें, इट बिकम्स इन डी एस की बात करें, डी एस कर्वेचर की बात करें, अगर हम इसको सही तरीके से लिखना चाहें तो होगा ऑफ एलिमेंट डी एस, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा
डी एस कॉस थीटा, उसी का कॉस कंपोनेंट। और उसी तरीके से अगर हम वर्टिकल की बात करें, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा टी एस साइन थीटा इंटू टी। थिकनेस का भी कंसिडरेशन करेंगे और थिकनेस के हिसाब से ही डिफॉर्मेशन होगा। तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर लिखें डिफॉर्मेशन ड्यू टू द टेम्परेचर, इसको लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है, थर्मल एक्सपांसन है, टी राइज इन टेम्परेचर है, और ओके टेम्परेचर है, डी किसी भी एलिमेंट की बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिफॉर्मेशन आया है ड्यू टू द टेम्परेचर एंड अ फिक्स आर्च हमने देख लिया कंसिस्टेंट मेथड से। लास्टली हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू द शेयर फोर्स। ओके, तो शेयर के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है, शेयर के कारण डिफॉर्मेशन होगा वो काफ़ी हद तक निग्लेजिबल बात कर सकते हैं। शेयर के कारण डिफॉर्मेशन कहीं पर होता है तो काफ़ी हद तक निग्लेजिबल, क्योंकि शेयर अगर हम बात करें, शेयर क्यों अगर करती है, एक होती है नॉर्मल फोर्सेस, एक होती है शेयर फोर्सेस। अगर शेयर फोर्सेस की बात करते हैं तो शेयर फोर्सेस किसी भी स्ट्रक्चर को की इलोंगेट या उसके साइज को बढ़ाती नहीं है। शेयर फोर्सेस बेसिकली या शेयर स्ट्रेसेस बेसिकली उस स्ट्रक्चर के बेसिक डिफॉर्म करती है, उसके शेप को डिफॉर्म करती है। तो शेयर के कारण जो डिफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास काफ़ी हद तक स्मॉल होती है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो डिफॉर्मेशंस हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो एक नेट डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो शेयर के लिए हम लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, उसको आगे बात करते हैं। ठीक है, दे मे बी निगलेक्टेड, क्या बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर नेट डिफॉर्मेशन की लिखना चाहें तो नेट डिफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, नेट डिफॉर्मेशन हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लोग लिखते हैं। नेट डिफॉर्मेशन हम डेल्टा एक्स हमारे पास आएगा। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकाला था, ड्यू टू द अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड लोड के कारण डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स आया था हमारे पास फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में जाते हैं, एम वाई। ठीक है, मोमेंट टू द वाई इंटू डी एस डिवाइडेड बाई ई आई, दिस इज द ड्यू टू द अप्लाइड लोड। फिर उसके बाद हम देखा था डिफॉर्मेशन ड्यू टू द लोड, थ्रस्ट बेसिकली, थ्रस्ट इन एक्स डायरेक्शन। तो थ्रस्ट हमारे पास डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस ए टू बी। अब अगर ये ऊपर ठीक है, ऊपर जाता है नीचे आता है वो आप देख लेना, जहाँ भी जाता है तो उसके हिसाब से आप आंसर पुट कर पाओगे। अगर नीचे जाती है वैल्यू, जैसे अगर वैल्यू नीचे जाती है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ए टू बी पी एस पी डी एस डिवाइडेड बाई दिस ई आई इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का थीटा क्या था, कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा। और उसके बाद आता है डेल्टा एक्स में अलॉन्ग डिफॉर्मेशन ड्यू टू द टेम्परेचर। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही माइनस यहाँ लिख देते हैं माइनस इसको भी हटा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अल्फ़ा टी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर डेल्टा वाई की वैल्यू लिखना चाहें, डेल्टा वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टू बी एम एक्स डी एस डिवाइडेड बाई ई आई प्लस ए टू बी पी डी एस डिवाइडेड बाई ई आई इंटू साइन थीटा माइनस ए टू बी अल्फ़ा टी डी एस
साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोटेशन भी देखा था, तो नेट रोटेशन की बात करें, नेट रोटेशन केवल एक जगह हमारे पास आया था, कहाँ पर, टू द अप्लाइड लोड, वही सिग्निफिकेंट था, बाकी हमारा जीरो था। तो इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एम डी एस डिवाइडेड बाई ई आई। ओके, so this is basically overall method of consistent deformation in a फिक्स आर्च, ठीक है। तो हमने बेसिकली फिक्स आर्च का एनालिसिस भी कर लिया, इसमें हमने बात की, इसमें हमने फिक्स आर्च का एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जिसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम अलग अलग टाइप के लोड्स के इफेक्ट को अलग अलग डिफॉर्मेशन में लिखते हैं। मींस हम अलग अलग लोड के इफेक्ट को अलग अलग डिफॉर्मेशन लिखेंगे। हम थ्रस्ट का लोड अलग, थ्रस्ट का इफेक्ट अलग देखेंगे, उसका डिफॉर्मेशन आ रहा है वो अलग लिखेंगे, लोड का डिफॉर्मेशन अलग लिखेंगे, टेम्परेचर का अलग लिखेंगे, और भी किसी चीज़ का आ रहा हो तो उसका डिफॉर्मेशन अलग लिखेंगे। एंड में सुपर पोजिशन करके, सुपर इम्पोज करके सारे डिफॉर्मेशंस को सबमर्ज कर देंगे और हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। दिस इज बेसिकली मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने टू हिंज आर्च का एनालिसिस किया था, वो कॉलम एनर्जी मेथड से किया था। एनर्जी मेथड हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं प्रीवियस पहले में भी, और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हमने इस मेथड को पढ़ लिया। तो फिक्स आर्च का एनालिसिस यही है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फिक्स आर्च हमारे पास सिंपल होता है, इसमें 3 डिग्री इंटरमिनेसी होती है। हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से मूवमेंट एरिया मेथड की मदद से बेसिकली अप्लाइड लोड का कांट देखा, फिर हमने थ्रस्ट कांट देखा, फिर हमने टेम्परेचर कांट देखा, और सेरी कांट नेग्लिजिबल होता है तो उसको हटा देते हैं। अल्टीमेटली हमने नेट डिफॉर्मेशन सभी के साथ लिख दिया। दिस इज अ ओवरऑल डिफॉर्मेशन ड्यू टू द different types of loaded in a fixed arch. तो fixed arch analysis भी हमने कर लिया है. So this is all about today's lectures. Thank you for watching.